नमस्कार। कभी सोचा है कि जो टी शर्ट हम पहनते हैं या जो बिजली हमारे घरों को रोशन करती है वो आती कहां से है? तो आज हम भारत के इकोनॉमिक इंजन की गहराई में उतरने वाले हैं। हम साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे जमीन के नीचे दबे मिनरल्स और खेतों में उगने वाली फसलें एक देश की दौलत बन जाती हैं। ये एक कमाल की चेन है और इसकी हर एक कड़ी, हर एक हिस्सा बहुत जरूरी है। तो हमारी ये जो पूरी पड़ताल है, इसके 5 पड़ाव हैं। सबसे पहले हम धरती के खजानों से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि जमीन पर खेती कैसे होती है। इसके बाद देश को पावर कहाँ से मिलती है। फिर कैसे इंडस्ट्री इन चीज़ों को बदल देती है। और आखिर में हम उन लाइफलाइंस को समझेंगे जो इन सबको एक साथ जोड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव में चलते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की कहानी शुरू होती है जमीन से, मतलब धरती से हमें जो तोहफे मिले हैं उनसे। यही हमारी इकोनॉमी के इंजन का, कह लीजिए, कच्चा फ्यूल है। लेकिन जब हम कहते हैं रिसोर्स या संसाधन, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। हमारे आसपास मौजूद हर वो चीज जो हमारी किसी भी जरूरत को पूरा कर सके, वो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। ये इकोनॉमी का सबसे पहला, सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। पर सवाल यह है कि क्या हर चीज एक रिसोर्स बन सकती है? तो होता यह है कि कोई चीज सिर्फ इसलिए रिसोर्स नहीं बन जाती क्योंकि वो मौजूद है। ये बात काफी दिलचस्प है। किसी भी चीज को एक रिसोर्स बनने के लिए उसे 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे निकालना फाइनेंशियली फायदेमंद हो। और तीसरी, हमारा समाज उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो। अगर इन तीनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई, तो वो चीज बस जमीन में पड़ा एक पत्थर है और कुछ नहीं। अच्छा, रिसोर्सेज को हम एक और नजरिए से देख सकते हैं कि वो आए कहां से हैं। तो एक तरफ है बायोटिक, यानी जिंदा रिसोर्सेज, जैसे कि जंगल, जानवर, यहां तक कि हम इंसान भी। और दूसरी तरफ है एबायोटिक, यानी बेजान रिसोर्सेज, जैसे चट्टानें, धातु और पानी। सिंपल है, एक जिंदा है, दूसरा नहीं। इन्हें बांटने का एक और बहुत जरूरी तरीका है, और वो ये कि क्या ये खत्म हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सूरज और हवा की एनर्जी, ये वापस बन सकते हैं, रिप्लेनिश हो सकते हैं। और फिर हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला या पेट्रोल, जिनका स्टॉक लिमिटेड है, मतलब एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। और बस यहीं पर एक बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है। और इसी बैलेंस की बात महात्मा गांधी ने दशकों पहले कह दी थी। उनका कहना था, धरती पर हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। ये बात आज रिसोर्सेज के इस्तेमाल की सबसे बड़ी चुनौती पर सीधी चोट करती है। और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया आता है। सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब है कि अपनी जरूरतें तो पूरी करो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा कर रखो। 4%, सिर्फ 4%। अब ये नंबर अपने आप में शायद कुछ ना कहे, लेकिन जब इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है, और इस आबादी के लिए हमारे पास दुनिया का सिर्फ 4% ताज़ा पानी है। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि पानी बचाना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और शायद इसी जरूरत को समझते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बड़े बांधों को, मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। क्यों? क्योंकि ये एक साथ 2 काम करते हैं। खेतों को सिंचाई के लिए पानी भी देते हैं और बिजली भी पैदा करते हैं। ये पानी को बचाने की एक आधुनिक कोशिश थी। तो चलिए अब इकोनॉमिक चेन के अगले पड़ाव पर चलते हैं। बात करते हैं खेती की, एग्रीकल्चर की। ये वो सेक्टर है जहां जमीन और पानी जैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पूरे देश का पेट भरता है। और इसकी शुरुआत होती है मिट्टी से। भारत में मिट्टी की इतनी वैरायटी है, ये कमाल की बात है। सबसे ज्यादा, करीब 40% हिस्से पर है एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। इसे खेती के लिए सोना माना जाता है, इतनी उपजाऊ है ये। फिर आती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। इसका एक और नाम है कपास मिट्टी, क्योंकि ये कॉटन यानी कपास की फसल के लिए परफेक्ट होती है। भारत का जो फार्मिंग कैलेंडर है वो मोटे तौर पर 3 मौसमों में बटा है। सबसे पहले खरीफ, जो मानसून के साथ आता है। इसमें चावल और कपास जैसी फसलें होती हैं। फिर आती हैं सर्दियां और रबी का मौसम। ये गेहूं और सरसों के लिए बेस्ट है। और इन दोनों के बीच में गर्मियों का एक छोटा सा मौसम आता है, जायद, जिसमें हमें तरबूज जैसे फल मिलते हैं। हम सब ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना है, जिसने गेहूं और चावल के उत्पादन से देश की फूड सिक्योरिटी बदल दी। लेकिन अब एक नई, एक शांत क्रांति हो रही है। अब फोकस है मिलेट्स पर, यानी ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज पर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पौष्टिक ही नहीं बल्कि बहुत रिजिलियंट हैं।
इन्हें पानी बहुत कम चाहिए, जो हमारे बदलते क्लाइमेट के लिए इन्हें परफेक्ट बनाता है। चलिए अब हम अपनी चेन की अगली कड़ी पर आते हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी, यानी खनिज और ऊर्जा। यही वो चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पावर देती हैं। सीधी सी बात है, बिना एनर्जी के कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। अब जब एनर्जी की बात आती है तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है कन्वेंशनल रास्ता, जो कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये पावरफुल तो है, लेकिन इससे पोल्यूशन भी बहुत होता है। और दूसरा है नया नॉन कन्वेंशनल रास्ता, मतलब सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल। ये साफ सुथरे ग्रीन ऑप्शंस हैं और यही भविष्य है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्ट है, भारत का ज्यादातर मिनरल वेल्थ जो है वो एक ही इलाके में है, छोटा नागपुर पठार। इसे भारत का मिनरल स्टोर हाउस भी कहते हैं। और इस खजाने में जो राजा है वो है आयरन ओर, यानी लौह अयस्क। इसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग हर भारी मशीन स्टील से बनती है और स्टील बनता है आयरन ओर से। हमारा अगला पड़ाव है इंडस्ट्री, जो हमारी इकोनॉमी के इंजन का दिल है। ये वो जगह है जहां कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल चीजों में बदला जाता है। यहीं से नौकरियां पैदा होती हैं और देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। और इस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मदर इंडस्ट्री कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सभी इंडस्ट्रीज को चलने के लिए जो मशीनें और टूल्स चाहिए वो यहीं से आते हैं। मतलब ये वो इंडस्ट्री है जो बाकी सबको खड़ा होने का सहारा देती है। मोटे तौर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम दो बड़े पिलर्स पर टिका हुआ देख सकते हैं। एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन और शुगर, जो खेती से मिले सामान पर चलती हैं, और दूसरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट और स्टील, जो जमीन से निकले खनिजों पर चलती हैं। ये दोनों ही स्तंभ मिलकर हमारे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को मजबूती देते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ये हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइंस हैं, नसें हैं। यही वो लाइफलाइंस हैं जो खेत को फैक्ट्री से और फैक्ट्री को बाजार से जोड़ती हैं और पूरे देश को एक धागे में पिरोती हैं। इन इकोनॉमिक लाइफलाइंस में से एक सबसे बड़ा उदाहरण है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे। ये एक जबरदस्त इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जो देश के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ता है। इसका नतीजा, सामान और लोग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से सफर कर सकते हैं। इकोनॉमी को चलाने के लिए हर तरह के ट्रांसपोर्ट का अपना एक खास रोल है। जैसे सड़कें, ये डोर टू डोर सर्विस के लिए सबसे फ्लेक्सिबल हैं। रेलवेज भारी सामान और लंबी दूरी के लिए असली पावर हाउस हैं। वाटरवेज यानी समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे सस्ते पड़ते हैं। और इन सबको जो आपस में जोड़ता है वो डिजिटल धागा है, कम्युनिकेशन। तो अपनी इस पूरी सफर को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक इंजन बड़ा और पावरफुल होता जा रहा है, कोई भी देश ये कैसे पक्का करे कि उसके लाइफलाइंस यानी विकास की नसें उसके एंडाउमेंट यानी कुदरत के खजाने को ही खत्म न कर दें? इसी सवाल का जवाब डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच का बैलेंस ही आगे का रास्ता तय करेगा।